से ईशानी जो हमारी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे सेकेंड ईयर की थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई करती हैं, उनका एक पेटेंट आया है। भारत सरकार ने जिसको ग्रांट दिया हुआ है, वो अटेंडेंस सिस्टम में किसी बच्चों का अटेंडेंस लेने के लिए इंफ्रारेड लेज़र बेस्ड एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, जिसके थ्रू कोई भी बच्चा अगर क्लास में है तो उनका अटेंडेंस वो जैसे ही क्लास में एंटर करेगा, वो डिवाइस को हम क्लास में एक दरवाजे के ऊपर उसको इंस्टॉल करते हैं, और जैसे ही बच्चा एंटर करेगा क्लास में तो उनका फेस को रिकॉग्नाइज करके बता देगा कि वो बच्चा क्लास में है, और उनका मैसेज पेरेंट्स को भी चला जाता है और सारे टीचर्स को भी चला जाता है। कितना कारगर है और कितना हानिकारक है? ये किसी भी तरह का हानिकारक नहीं है ये डिवाइस, क्योंकि इंफ्रारेड रीजन पे काम कर रहे हैं। इंफ्रारेड रीजन मतलब जैसे विजिबल लाइट है, जो लाइट हमको अभी दिख रही है, तो इसका इंटेंसिटी उससे भी थोड़ी ज़्यादा है। इंफ्रारेड का मतलब होता है जिसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, इससे भी कम होती है। तो जब हमको नॉर्मल लाइट में कोई नुकसान नहीं है, तो इंफ्रारेड की एनर्जी तो और भी कम होती है उससे, तो उसमें और भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। वो बस रिफ्लेक्शन लेके फिर इमेज को कैप्चर करता है। बच्चे को क्या फ़ायदा हो सकते हैं? बच्चे को ये सर हमको जितनी जानकारी है उसमें छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र की बच्ची होगी ये, जिनको एक नेशनल लेवल पे पेटेंट मिला हुआ है। तो बच्ची को सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये होने वाला है कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट आता है, जिसमें 44 लाख 45 लाख के पैकेज पे कंपनीज आती है। तो इनका प्रोफाइल जब देखेंगे कि इनने कि थर्ड सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में इनने पेटेंट ले लिया है, और आगे जाके अभी इनके पास 5 सेमेस्टर बचा हुआ है, तो इनका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी कंपनी आएगी तो इसको बहुत हायर पैकेज में सिलेक्शन होगा सर। ये इनका डायरेक्ट इनको प्रॉफिट होगा। इसमें कुछ पैकेज वगैरह है जी? पैकेज वगैरह है कुछ इसमें? पैकेज 45 लाख 40 लाख 22 लाख 28 लाख के ऐसे पैकेजेस की कंपनी हमारे कॉलेज में होती है सर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सकते और टेक्नोलॉजी हम उस पेटेंट को, जैसे कोई कंपनीज उसको परचेज करना चाहे तो हम उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फिर अपने कंडीशन पे। ये कहाँ पे है? खाली छत्तीसगढ़ में, खाली रायपुर में? नहीं, कहीं भी पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी इस टेक्नोलॉजी को कोई ले सकता है सर। ठीक सर, वो माइक दीजिए। जैसे अभी मेरे यहाँ एक AI पे कुछ मैंने बताता हूँ, चैटबॉट बनाया है। कॉलेज में रिसेप्शनिस्ट है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आएगा सामान्य व्यक्ति और कॉलेज के बारे में पूछना चाहेगा तो काफी जानकारी वो दे देगा, और जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम है अभी उसका उत्तर वो ये बोलेगा कि इस नंबर पे फोन करिए। और जो से मान लीजिए किसी ने पूछा, कोई प्रश्न पूछा कि इस कमरे में कितनी कुर्सियां हैं और उसको नहीं मालूम, तो बोलेगा मुझे नहीं मालूम, माफ करें, लेकिन इनसे पूछ लीजिए। और उसके बाद लेकिन उस प्रश्न का उत्तर वो हमको ट्रेन कर लेगा। अगली बार इसके बाद कोई पूछेगा बता देगा कितनी कुर्सियां हैं। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग मतलब लर्निंग मॉडल है। वो AI सिस्टम सीखता भी जाता है। तो अब देखिए दुनिया तो चल रही है, अब हमको भी साथ में चलना पड़ेगा, ये चाहे हम या ना चाहे। तो हम लोग क्या है, थोड़ा सा स्टार्टअप कल्चर या जो कुछ रिसेंट ट्रेंड्स हैं उसकी तरफ लेके चल रहे हैं और बच्चों तक भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। और अभी इस वक्त भी आज ही 19 तारीख को एक 8th सेमेस्टर का बच्चा है, पास आउट हो गया आदित्य वर्मा, उसका वहां पे हियरिंग चल रहा है पेटेंट का, और 4 तारीख को एक और है। तो उस तरह से हम काफी बढ़ावा देते हैं, हम लोग प्रोत्साहन खुद करते हैं। वर्तमान में हमारे संस्था में सर छत्तीसगढ़ स्तर पे किसी भी संस्थान से ज़्यादा पेटेंट्स हैं। मतलब NITs IITs को भी इंक्लूड करें तो उससे ज़्यादा है। 30+ हमारे ग्रांट हैं और 120+ हमारे डिज़ाइन पेटेंट्स हैं। कॉपीराइट्स हमारे 30+ हैं और फाइल्ड हैं अभी 20+ पेटेंट्स फाइल्ड हैं, जिस पे हियरिंग चल रही है 1 by 1। मतलब किन्हीं भी 2 संस्थानों को जोड़ लेंगे तो उनके कुल संख्या से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। देर तक रहा, जैसे 2 मिनट का टाइम है उसको 10 मिनट लगा रहा है, तो उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास AI के थ्रू वो लिंक है, पूरा सेल फोन में चला जाएगा। पेरेंट्स के, टीचर्स के, सारे कॉलेज में जितने टीचर्स पढ़ाते हैं उनके पास ये परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन होगा इसका। और यदि इसी को हम आगे देखें, नवाचार जो आपने पहला आपका पार्ट था प्रश्न का, उसके साथ जोड़ते हुए, तो इसी को यदि हम क्या स्कूल कॉलेजों में लगा रहे हैं तो क्या हम ऑफिसेज में नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। अटेंडेंस ऑफिसेज में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी मॉनिटर होगी और उनको भी बॉस को या जहाँ भी मैसेज जाना है वहाँ चला जाएगा किसी कैप्शन में। तो ये नवाचार है। कहाँ हम इसको और अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इस तरह से। नवाचार से प्राइवेसी को कितनी हानि होगी? सर देखिए, नवाचार से प्राइवेसी जो है, जैसे ये एक अलग, इसमें तो एथिकल
जो है उसकी जो कह सकते हैं एथिकल शब्द को मतलब जो उसका मान लीजिए आप घर में चाकू है उससे अपना कुछ नुकसान भी कर सकते हैं और उसका पॉजिटिव सब्जी भी काट सकते हैं। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे का इस्तेमाल हम कंस्ट्रक्टिव वे में भी कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव वे में भी कर सकते हैं। ये हमारी नीयत पे और हमारे उस पे है कि हम कैसे करना चाहते हैं। प्राइवेसी जब तक हम नहीं चाहें हमारी ब्रीच नहीं होगी, और यदि हम नुकसान करना ही सोच लेंगे तो फिर तो हम किसी भी छोटी सी चीज से भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे मानव के इंटेंशन पे है कि हम उसको कैसा यूज करना चाहते हैं। अदरवाइज तो टेक्नोलॉजी हमेशा फायदे के लिए बनती है। ये अटेंडेंस को लेकर सर बड़ी संस्थानों में ये अटेंडेंस अभी भी चल रहा है। कई बड़ी संस्थाएं हैं जो मैसेज है वो परिजनों तक पहुंचता भी है, जैसे स्कूल कॉलेज। ये क्या अलग है और इससे जो है इस बच्चे को क्या लाभ होगा और इंस्टीट्यूट को क्या लाभ होगा? सर जैसे आप बोल रहे हैं कि ऐप से थ्रू अटेंडेंस ले सकते हैं, बट इसमें क्या है कि अगर कोई क्लास में प्रेजेंट नहीं भी है तो वो भी अटेंडेंस लगा सकता है। चीटिंग हो सकती है, फॉल्स अटेंडेंस लग सकता है। तो जो हमारा सिस्टम है ये लेजर के थ्रू अटेंडेंस लेता है। अगर आप फोटो दिखाएंगे उसको तो वो अटेंडेंस नहीं लेगा। अगर प्रॉपर लाइवलीनेस है तभी वो अटेंडेंस डिटेक्ट करेगा। 3D ऑब्जेक्ट्स 3D लाइवलीनेस डिटेक्ट करके ही पूरा अटेंडेंस लेगा। अगर क्लास से भी कोई भागना चाह रहा है या बीच में क्लास से कोई निकल गया तो वो भी मार्क करेगा कि इतने देर के लिए ये बच्चा बाहर रहा है, इतने देर तक इसने क्लास अटेंड किया है, और ये पूरी इंफॉर्मेशन वो टीचर को देगा। हर एक बच्चे का पहचान अलग अलग AI कैसे जानेगा? उस टेक्नोलॉजी में आपके पेटेंट उसमें क्या ऐसा चीज है जो हर एक को अलग अलग बताएगा? हम अपने पेटेंट में पहले से ही डाटा फीड करके रखते हैं, जो कि हम मशीन लर्निंग के थ्रू करते हैं। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास पहले ही कोई स्टूडेंट है, उसका फेस कैसे दिखता है। जैसे अगर आप देखें हम सबका आँख, नाक ये सब में अलग डेप्थनेस है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर हम पहले से ही AI को फीड कर देंगे तो जब कोई बच्चा एंटर कर रहा है वो उस बच्चे का पूरा डेप्थनेस चेक करेगा, फेस नाइस ये सब का रिकॉग्निशन लेगा और एग्जिस्टिंग डाटा से मैच करेगा। एंड उससे मैच करके वो डिटेक्ट करेगा कि हाँ ये वही बच्चा है कि नहीं। अगर फॉल्स है तो अटेंडेंस नहीं लगाएगा। अगर वो पूरा 100% या 99% मैच करता है तभी वो अटेंडेंस लगाएगा। सर उसमें ओनली फेस आप जो आइडेंटिफिकेशन कराएंगे वो जो डाटा फीड करेंगे वो लाइव करेंगे कि फोटो से करेंगे? लाइव डाटा, बिकॉज सबसे पहले मतलब आपके AI को डाटा के लिए उस पर्टिकुलर आदमी को खड़े होके अपना लाइव देना होगा, तब वो उस चीज को डिटेक्ट करेगा। AI जो है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी सिस्टम बने कहीं पर भी किसी भी रूप में यूज हो उसमें हमको पहले डाटा फीड करना पड़ता है। जब तक हम उसको नहीं समझाएंगे तो तब तक कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम किसी भी उसमें उसको LLM बोलते हैं, लार्ज लर्निंग मॉडल रहता है। उसको पहले हमको मशीन है, कंप्यूटर है, अंततः वो एक कंप्यूटर है, उसको सिखाना पड़ता है, ट्रेंड करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लिया अभी एक सिस्टम और बना रहे हैं AI का, वो भी पेटेंट के जा रहा है। उसमें ये है कि काफी हद तक बना चुके हैं कि और आसान कर रहे हैं और इस पे क्या नया करें। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे किसी संस्था में 500-700 बच्चे 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो 1000 बच्चों में मुझे अटेंडेंस लेना। देखिए अंततः मेरा काम है सबको उसकी क्षमताओं का विकास करना, सब काम जल्दी हो फटाफट। तो उस बच्चे को क्या करूंगा, 6 एंगल से फोटो खींचना है मुझे। तुम यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो, ऐसा करके, क्योंकि क्या पता क्लास में वो किस वक्त बैठा है जब अटेंडेंस ले रहे। और हर व्यक्ति के चेहरे की भौहें, नाक और लिप्स और इनकी बराबर एक उसमें रेशियो में जगह पे होती है। तो वो उससे क्या करता है कि जब कैमरे में मान लीजिए मैंने सबका पहले उसकी फोटो खींची और डाटाबेस में डाली, तब वो मॉडल ट्रेंड हुआ। और जब वो मॉडल ट्रेंड हुआ तब वो बच्चे को अब क्या करता है, पहचानेगा। अब जैसे आएगा तो पहचान जाएगा देख करके। जिस तरह आप ऑफिसेज में बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तो फिंगरप्रिंट पहले आप स्टोर करते हैं, तभी वो उससे मैच करके आपको बताएगा। तो वैसे ही अपने को एक व्यक्ति की 6-6 फोटो डालनी है या उसकी बायोमेट्रिक डालेगी, फिर वो मॉडल ट्रेंड हो जाएगा। अभी हमने एक नया बनाया, उसमें ये भी चल रहा है कि ऐसे कैमरे में टीचर जाएगा, क्लास में से घुमाएगा और अटेंडेंस लग गई, सर्वर पे चली गई। ये डाटा सिर्फ फेस से रिलेटेड है कि पूरी बॉडी से? ये फेस से, से क्योंकि जो हमारा पर्पस है सर वो सिर्फ चेहरे पे काम कर रहा है। अभी तक आपने जो ट्रायल किया होगा पेटेंट जी, के पहले जी, उसमें फेलियर के रेशियो क्या है ये बता दीजिए, परसेंटेज क्या है, सक्सेस और परसेंटेज? 98% अबव रहता है सक्सेस। जी, एक्चुअल में ये अगर इसका सक्सेस रेट इतना ज़्यादा नहीं होगा तो भारत सरकार जो ये पेटेंट प्रोवाइड करता है तो वो एक फिल्टर प्रोसेस है सर।
सबसे पहले उसको फाइल करते हैं, फिर पब्लिक डोमेन पे वो पब्लिश होता है कि मतलब पूरा पब्लिक देख ले, पूरा वर्ल्ड वाइड, कि ये आइडिया को इनके नाम पे रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शंस आने के बाद फिर उन ऑब्जेक्शंस को हम लोग रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करके वापस एग्जामिनेशन के लिए फाइल करते हैं। अब एग्जाम होगा सेंट्रल से, ये दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, ये 4 जगह ग्रांट के लिए ऑफिसेज हैं। यहाँ से फिर उनका एग्जामिनेशन फाइल होता है, तो फिर हीयरिंग होती है। हीयरिंग मतलब ऑनलाइन हीयरिंग होती है। सेंट्रल से एग्जामिनर्स बैठते हैं, उनकी टीम बैठती है, और हमारे बच्चे जैसे ईशानी का पेटेंट था, तो ये लोग पूरे टीम में शामिल थे, लोग बैठे, और उनके जो क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अभी क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्ट्री आंसर करते हैं। और जब फिर वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं पूरी तरह से, तो फिर 1-2 महीना बाद फिर से कोई क्वेरी रहेगी तो रहता है, फिर उसके बाद फिर ग्रांट का सर्टिफिकेशन मिलता है, और ये पूरा वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होता है सर। इंस्टॉलेशन कॉस्ट अभी चूंकि इंस्टीट्यूट में आपके भी है, तो लगभग एक सर देखिए, इंस्टॉल इसका जो पेटेंट कराने का खर्चा आता है वो बच्चों से संस्था नहीं लेती। नहीं, पेटेंट का नहीं होता, पर्टिकुलर उस डिवाइस को लेकर, जिस डिवाइस वो अलग अलग रहता है सर। एक्चुअली कंप्यूटर मशीन है वो तो, और मशीन जो है हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन चाहिए, क्योंकि उसको इमेज प्रोसेसिंग वगैरह करनी रहती है। तो कम से जो हम लोग मशीन यूज कर रहे हैं वो 1.5 लाख तक हमारे पास कंप्यूटर उसमें काम हो जाता है। ग्राफिक कार्ड वगैरह लगते हैं उसमें, तो उस तरह का होता है। बाकी तो कैमरा तो मोबाइल में सब जगह रहता है आजकल, तो उसका पर्पस उसका ज़्यादा नहीं रहता है, कैमरा ही लगेगा। इंफ्रारेड लेजर बेस्ड है इनके प्रोजेक्ट में, अभी जो हम पेटेंट हुआ है वो इंफ्रारेड लेजर बेस्ड है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और इसको जो है यहाँ तक पहुँचने में कितने दिन लगे, थोड़ा सा इसको और डिटेल बताना। सर, ये जो आइडिया था, पहले तो हमें दिख ही रहा था कि हमारी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो टीचर्स को मैनुअली अटेंडेंस लेने में बहुत टाइम लगता था। तो एक स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम की नीड तो फील हो रही थी। उसके बाद फिजिक्स क्लास में धीरेन्द्र सर ही हमारी फिजिक्स की क्लास ले रहे थे, जिसमें वो लेज़र और फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे। तो वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना लेज़र को यूज़ किया जाए अटेंडेंस लेने में। उसके बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने और इसके बारे में रिसर्च किया, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे और एनालाइज किया, एंड सर के अंडर में पेटेंट ग्रांट करवाया। कि सीएससी ब्रांच की स्टूडेंट हूँ। 96 अभी आपको एक पेटेंट मिला है, किस संबंध में था, कब से तैयारी कर रहे थे, पूरा बताइए। तो मुझे अभी यूटिलिटी पेटेंट ग्रांट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंफ्रारेड लेज़र बेस्ड अटेंडेंस रिकॉग्निशन फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के ऊपर। एंड इसकी तैयारी हम पिछले साल 2025 जून से कर रहे थे, एंड ये अब जाके हमें 5 जनवरी 2026 में ग्रांट हुआ है। अब कितने लोग आप लोग शामिल थे, कैसे गाइडेंस बोली टीचर, और आगे आपको इससे क्या फ़ायदा है? तो ये मैंने और मेरे 3 दोस्त एलन मसीह, लता टेकाम, अंशिका कुमारी, हम चारों ने मिलकर किया है, धीरेन्द्र सर की गाइडेंस में किया है। एंड आगे चल के हमारा पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। रिज्यूमे जो आगे प्लेसमेंट्स में जो काम आती है, वो सब कंपनीज हमारे ये सब चीज़ों को, कि हमने 3rd सेमेस्टर में एक पेटेंट यूटिलिटी पेटेंट किया है, ये सब चीज़ हमें बहुत बेनिफिशियल होगा। पढ़ाई में कठिनाई कितना है इस पढ़ाई में? पढ़ाई इसको साथ साथ पेटेंट करते हुए जी मैं बोलूँगी पढ़ाई में तो कुछ कठिनाई मुझे नहीं आई। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें साथ साथ अपने एकेडमिक के साथ मेंटेन रखना होता है, तभी चल के आगे हम, क्योंकि कंपनी सिर्फ हमारा एकेडमिक नहीं देखती है, कंपनी हमारे सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कैसी है, ये सब भी देखती है। तो ये सब साथ साथ मेंटेन करना भी ज़रूरी है। और एकेडमिक्स में बोला जाए तो मेरा अच्छा ही रहा है, स्कूल से ही अच्छा ही रही हूँ मैं एकेडमिक में। थैंक यू। मैं अतुल चक्रवर्ती, हम लोग रायपुर शंकराचार्य कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, और हमारा कॉलेज 2008 में खुला, और अभी 16 साल की जर्नी में, चाहे वो पेटेंट्स हो, चाहे वो पब्लिकेशंस हो, रिसर्च पब्लिकेशंस हो, चाहे वो स्टार्टअप कल्चर हो, वो हर तरह, हर क्षेत्र में मतलब हम लोग काफ़ी तरक्की किए हैं। और अभी आज की डेट में छत्तीसगढ़ में अग्रणी कॉलेज में से आता है, और प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है, वहाँ 42 लाख सालाना तक के बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, और इस वर्ष भी लगभग 25 लाख के आसपास तक बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। और अभी इस साल का सीज़न तो अभी शुरू हुआ है, अभी आशा है कि बहुत सारे बच्चे पूरे लगभग प्लेस हो जाएंगे। और सर्किट ब्रांचेस में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इन भारत का सबसे पहला आइडिया लैब जो है, वो भारत का आइडिया लैब सबसे पहला SSIPMT रायपुर में है, और मैं सब कोऑर्डिनेटर भी हूँ।
और पिछले 2024 में 25 में हम लोग उसको दिल्ली में भी जो टेक फेस्ट हुआ था उसमें भारतीय लेवल पूरे इंडिया लेवल पे सेकंड नंबर पे जीत के आए। तो इस तरह से हमारी जर्नी ईश्वर की कृपा से अभी तक तो बहुत अच्छी रही है। आगे भी आप सबका सहयोग मिलता रहे तो बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। सर क्या क्या कोर्स आपके कॉलेज? कोर्सेज हमारे यहाँ इंजीनियरिंग है सर 7-8 ब्रांचेज में, कंप्यूटर साइंस, AI/ML, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, डाटा साइंस। इसके अलावा हमारे यहाँ नर्सिंग है और हमारे यहाँ डिग्री के भी कोर्सेज होते हैं। उसके लिए अलग कॉलेज का नाम है JSCN और SSIPS, उसमें और MBA है और MTech है और PhD भी है। तो इस तरह से लगभग यूनिवर्सिटी नहीं पर उसके आसपास हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं इतने सारे कोर्सेज।